स्टार लाइव। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नए स्टार के साथ। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं मंजीत पांचाल जी से। मंजीत जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जनता आपसे ये जानना चाहती है कि हकीकत में मंजीत जी क्या है। राम राम जी, सब भाइयों को, माताओं बहनों को, दादा दादी ताऊ चाचा सबको मेरा राम राम। हकीकत तो मैं क्या बताऊं आपको, मंजीत पांचाल क्या है। देखो, मैं तो खुली किताब की तरह हूं, मुझे जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। और अपन अच्छी बात नहीं है खुली किताब बन के रहना। देखिए, खुली किताब जो पाखंडी होते हैं, जो कुछ तरह के अलग अलग लोग होते हैं, वो अपना आपको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे बारे में तो सबको पता ही है कि मैं क्या चीज़ हूँ, और अपने बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, भव अकबरपुर मेरा गांव है। वहाँ से एक गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया, और मैंने जितनी उलझनों में से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज आप लोग जो इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरा इंटरव्यू मैं देने के लायक हूँ, कि लोग मेरे पीछे पीछे भी जैसे कि मुझे पूछते हैं। आज मेरे फैंस मुझे देखते हैं, मेरे से ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि वो दिन भी थे और आज मैं यहाँ पे हूँ। ज़्यादा घमंड आज तक ना तो किया, और शायद भगवान करे ना आगे करवाए। मंजीत जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक खुली किताब हैं, तो आपका बचपन इसी से पता चलता है कि बहुत ही खुश मिजाज रहे होंगे आप और खूब मस्ती की होगी आपने। देखो, जब उम्र छोटे से जब उम्र होती है तो उस टाइम पता नहीं होता कि टेंशन क्या चीज़ होती है। जब इंसान बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि टेंशन। मैं तो चाहता हूँ मेरा बचपन ही रहे, अच्छा हंसता खेलता रहे बंदा, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। लेकिन बट जब पता चलता है कि उलझने ये चीज़ें होती है, तो ये टेंशन भरी ज़िंदगी होती है इस टाइम। बट फिर भी हम लोगों को हंसाने के लिए, हम तो एक कलाकार हैं, लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। उनको हमारी निजी लाइफ के बारे में नहीं पता होता कि हमारे पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या सिस्टम। निजी लाइफ को ही दिखाने के लिए हमने ये इंटरव्यू रखा है। ओके ओके, तो मैं भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं खुली किताब हूँ। जो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं खुल के बताऊँगा। सर, फिर बचपन कैसा रहा आपका, ये बताइए। देखिए, बचपन में एक टाइम होता था कि अपनी कलाकारी लाइन के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ तक जिस तरह की मेरा ये जो आज तक का सफ़र रहा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे आस पड़ोस में कोई घुरचड़ी, आप समझते होंगे घुरचड़ी मतलब जब किसी की शादी होती है तो उसका मतलब एक तरीके से जुलूस निकाला जाता है। उसको घुरचड़ी, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ, तो वो मतलब उसको हमारे यहाँ पे घुरचड़ी बोलते हैं। जब वो घुड़चड़ी हमारे मतलब घर के पास से निकलती थी तो मेरे दोस्त मतलब मेरा आज भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई मंजीत पांचाल तो है ना, जब कोई घुड़चड़ी निकलती तो दरवाजे के पीछे डांस करता था। दरवाजे के पीछे? क्योंकि नहीं, मैं मानता हूँ कि वो कहते हैं ना कि बिन बुलाए मैं जाता नहीं था कहीं पे। बट अपने जो अंदर के कीड़े होते थे, मैं अपने मतलब घर में ही मतलब डांस करता, ढोल बाहर बजता था, लेकिन डांस में अंदर घर के अंदर करता था। मेरी 99 मतलब 1999 में मेरी एंट्री, जैसे कि मैं इस लाइन में आ चुका था। और आहिस्ता आहिस्ता देखो, बचपन में जब किसी के घर पे टीवी देखने जाते थे, बाहर निकाल देते थे काफ़ी, फिर मतलब खिड़कियाँ होती थी, खिड़कियों में से देखते थे। तो मैं अपना आदर्श गोविंदा जी को मानता हूँ। तो उनको देख देख के मैं सीखा हूँ। टीवी पे मैं उनका डांस देखता था। गोविंदा जी भी सर बहुत ही मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और मैं उनको अपना आदर्श, अपना गुरुजी मानता हूँ। और उसके बाद मैं डांस सीखता गया, मतलब कॉपी करता रहता था गोविंदा जी को, गाना देखता रहता था। तो इसी वजह से मतलब आगे आगे डांस। गोविंदा जी की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? मैं दूल्हे राजा को काफ़ी लाइक करता हूँ। बाकी तो उनकी सारी फिल्म अच्छी हैं, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन बट मैं उस फिल्म। सर, मैं बताना चाहूँगी कि गोविंदा जी मेरे भी फेवरेट हीरो हैं, और वो ऐसे एक्टर हैं
कि उनपे कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सब कुछ सूट करता है। इकलौते वो ऐसे हीरो है जो सब कुछ सूट करता है उनके ऊपर। तभी तो मैं उनका फैन हूँ। चाहे कॉमेडी करवा लीजिए, बेस्ट कॉमेडी है, रोमांस करवा लीजिए, बेस्ट बिल्कुल रोमांस करते हैं। बिल्कुल उनके बिल्कुल। रोमांस करने का तरीका ही अलग है। देखो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट मेरी कोशिश है कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, तो मैं उनको चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनको पगड़ी ज़रूर पहनाऊँगा। और उनके बाद मैं अपने, कई बार मुझसे सवाल जवाब करते हैं, भाई आपने कहाँ से सीखा, आप इस लाइन में कैसे आए। तो मेरे गुरुजी किशन चंद शर्मा जी थे जिन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया इस लाइन के लिए। क्यों, बचपन से मुझे एक्सरसाइज करने का काफ़ी शौक था, तो मेरे यार दोस्त बोलते थे यार आप मॉडलिंग करो, आगे जाओ यार, आगे जाओ आप, लेकिन एक इतना आसान नहीं था। पर्सनालिटी भी आपकी काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच। ये जो आपने बात बोली, काफ़ी आज से 10-15 साल पहले मेरे दोस्त बोलते थे भाई आप करो कुछ, जिम वगैरह जाता था। तो मैं बता देता हूँ मैं इस लाइन में कैसे किस तरीके से मेरी इंटरव्यू थी। मेरे गुरुजी किशन चंद शर्मा जी हैं, जो देखो गोविंदा जी को तो मैं देख देख के सीखा हूँ, बट वो सीखा हुआ जब तक कोई काम का नहीं, जब तक मैं अपने रास्ते पे ना चल पाऊँ, ठीक है। तो गोविंदा जी को देख देख के सीखा हूँ, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनको मैं अपना गुरुजी और मानता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लाइन में ब्रेक दिया, किशन चंद शर्मा जी, जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी वगैरह देख के मुझे चांस दिया था। पहली बार वो एक पैसे से मतलब वैद भी थे और इस लाइन में बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने मेरा लुक वगैरह देखा तो मेरे को बोला बेटा आप क्या करते हो। तो उस दौरान मैं बोला जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ता हूँ फिलहाल। और बोला बेटा एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट है माँ, हाँ जी। उन्होंने मुझे 2 डायलॉग दिए और वो डायलॉग सुन के उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी और मुझे मेन लीड में एज ए हीरो इस लाइन में उतार दिया। वहां से आपकी शुरुआत। हाँ जी, उसके बाद बाय लक आप चल पड़े। हाँ बस देखो किस्मत, प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं थी नहीं, मैं बस ये था कि स्कूल वगैरह में और उसमें नाटक वगैरह में हिस्सा लेता था और बस एक्सरसाइज का बस शौक था। वहीं से मेरी शुरुआत मतलब हो गई थी और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मेरा टी सीरीज में, आपने बताया कि जिम वगैरह करते थे, तो फिट रखने का भी, सजने संवरने का भी शौक आपको रहा होगा। हाँ, एक टाइम होता था कि मैं एक चुलपनापन मेरे में था। मैंने आपको बताया भी, मैं गोविंदा जी को देखता था और जैसे वो रंग बिरंगे कपड़े डालते थे मैं भी ऐसे ही था। मेरे जो बड़े भाई थे, मेरे बड़े भाई हैं हम 4 भाई हैं। मेरा सबसे बड़े भाई हैं पवन है, सतीश है, चांद है। तो उनके कपड़े मैं काट देता था और उन कपड़ों को डाल देता था, लेकिन गुस्सा भी करते थे भाई तूने ये पैंट क्यों काट दिए करते। लेकिन मुझे शौक था कपड़े डालने का, अच्छे कपड़े डाल लेता था। भाइयों के जो नए नए कपड़े होते थे उनको उठाकर मैं टेलर की बात तो कुछ कर भी नहीं, हाँ बस थोड़ी सी डांट पड़ती थी। वो ढीठ वाली बात होगी, बस हाँ, पढ़नी तो थोड़ी सी डांट ही है। बिल्कुल। बस उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, बस वही कपड़े वपड़े डाल के अपना हीरो बनने का शौक था। तो वही कहीं मतलब आजकल बोलते हैं मेरे गाँव वाले में, ताऊ चाचे सब बोलते हैं भाई ये लड़का तो बचपन से ही लगता था कि कुछ करेगा। अभी पीछे मुझे उदित नारायण जी ने बॉम्बे में मैं बॉम्बे अवार्ड मिला था मुझे बेस्ट एक्टर का, तो मुझे काफ़ी खुशी मिली थी। उस दौरान मैं बस थोड़ी सी ये लगा लो कि गोविंदा जी मेरे गुरुजी वहाँ नहीं थे, अदरवाइज अगर वो होते तो मुझे और भी खुशी मिलती। अभी तो वो दिन आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट दिन होता। हाँ, बाकी देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंदा इंसान अकेला ये कुछ नहीं कर सकता कि मैं आज यहाँ तक हूँ, तो मेरे पीछे बड़े मतलब यहाँ तक पहुँचाने में कई लोगों का हाथ है। जैसे कि अभी मेरी माँ ने जिसने मुझे जन्म दिया, सबसे पहले तो मेरा उसको सलूट है। उसके बाद मेरे भाइयों ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, मेरे हिस्सा का भी काम करते थे। देखो कई अदरवाइज़ हमारे गाँव में ऐसा होता है कि भैंस पे आके ले गया भाई, तो ये करके लेके आ भाई, तो मुझे कभी नहीं कहा। तो वो मुझे सिर्फ एक ये लगता था, मुझे अपने बालों में ध्यान रहता था, बस अपने बालों में तेल लगाया। हाँ नहीं, जेल नहीं होता था उस टाइम, सरसों का तेल होता था तो सरसों का तेल लगाया और अपने हीरो बनने बस कंगा वंगा मार दिया और बस ये चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें मतलब झेलनी पड़ती थी। उसके बाद मैं शुक्रगुजार मैं हूँ कि मैंने लव मैरिज कर रखी है। मेरी मिसेज का नाम है सोनिया गुलाटी, जो हरियाणा में काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रही हैं। तो मैंने लव मैरिज की, तो उसने भी मुझे अच्छा मतलब साथ दिया है जो मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइफ झेलती है कि मैं देर नाइट में लेट आता हूँ, तो वो मुझे काफ़ी झेलती है। तो उसको मैं सलूट करता हूँ कि मेरी मिसेज ने मुझे यहाँ तक मेरा सपोर्ट किया है। और तो आज कभी लड़ती भी होंगी लेट आने से? देखो लेट नहीं, उनको पता है मेरा प्रोफेशन ये है और मैं यहाँ तक उनका एक सपना है कि मेरी थिएटर पे फिल्म लगे, और भगवान ने चाहा तो 26 जनवरी को मेरी एक फिल्म आ रही है परमवीर चक्र के नाम से। और लेटेस्ट अभी एक फिल्म की तैयारी चल रही है बेटी हरियाणा की, उसमें मेरे भाई विजय ढाका जी हैं,
काफ़ी मेरे को सपोर्ट करे। अभी पीछे भी सूट की कढ़ाई मेरी अभी ये लेटेस्ट एल्बम चल रही है, उसमें भी जो आपकी मूवी आने वाली है उसकी क्या स्टोरी है? देखो अपने ये एक सिसाना गांव है, वहाँ पे एक परमवीर चक्र मिला था उनको, अपने जिंदे जागते मतलब हरियाणा में इकलौते, ऑल इंडिया में वही हैं जीते जागते जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनके ऊपर ये स्टोरी है। और काफ़ी हम मेरे गांव के ही हैं, मेहर सिंह जी हैं, उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है और वो 26 जनवरी को 2016 में रिलीज़ हो रही है। उसमें आप मुझे देख सकते हो थिएटर पे, और एक कलाकार का सपना होता है कि मैं थिएटर पे कब जाऊँ। बिल्कुल सर। और सर आपकी एजुकेशन कैसी रही? मेरी एजुकेशन देखो वही वाली बात है कि पढ़ने लिखने पढ़ने लिखने का देखो जो एक्टिंग लाइन में होता है उसका पढ़ने लिखने का तो देखो इंटरेस्ट होता नहीं है, बट मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से मैंने कर रखी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, बीए मैंने गॉड कॉलेज से किया है, एमडी यूनिवर्सिटी से। बट वही वाली बात है कि नकल से पास हुआ दोस्तों क्योंकि पढ़ने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट ये होता था कि मैं कॉलेज में जाता था, यूथ फेस्टिवल वगैरह जो भी होते थे उनमें इंटरेस्ट था, अभी जाते थे, हाजिरी मैडम ऐसे लगा देती थी। और फेमस उस टाइम पे थोड़ा सा फेमस फेस हो चुका था, तो मैडम वगैरह भी पहचान लेती थी, अरे आप तो टीवी पे आते हो। तो वो ज़्यादा कुछ करते नहीं थी, तो आसपास में जिसकी नकल वगैरह करनी थी तो मैं कर लेता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर बट पॉलिटिकल साइंस जैसे कि आपने कहा उसमें एमए कर रखी है, तो पॉलिटिक्स और एक्टिंग दो अलग अलग चीज़ है। मैं बड़ा दिमाग से चल रहा हूँ, क्योंकि आपने पीछे आप हमारे जो सीनियर हैं जैसे राजेश खन्ना जी लगा लो, विनोद खन्ना जी लगा लो, राज बब्बर जी लगा लो, गोविंदा जी लगा लो, गोविंदा जी भी पीछे आपने पता होगा सांसद थे, तो मैंने भी ये एक माइंड से खेला है। नहीं, मोदी जी तो हीरो नहीं था ना, वो आज के हीरो हैं। तो मैं बताता हूँ कि वो राजनीति में आए, और हम एक्टरों का क्या होता है, जब तक हम एक्टिंग कर रहे हैं, जब तक हमारे को प्रोड्यूसर भी पूछ रहे हैं, हाँ भाई विजय डाका जी हमारे भी प्रोड्यूसर जी हैं जो फिल्म बनाने लग रहे हैं, तो आज जब तक हमारा फेस है जब तक हमें पूछ रहे हैं, लेकिन बाद में हमें सेवा करनी है, राजनीति करनी है। देखो मैं चाहता हूँ हमारे जो कलाकारों का एंड क्या होता है कि लास्ट में हमें राजनीति वो होती है, और राजनीति इसी वजह से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से मैंने की है कि कुछ नॉलेज ले सकूं और फिर आगे चल के मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। बस अगला मेरा कदम यही होगा। सर जैसा कि आपने कहा कि यूथ फेस्टिवल में आपका ज़्यादा फोकस रहा है, तो दैट मीन्स आपने मस्ती तो बहुत की है कॉलेज लाइफ में। देखिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया भी था कि पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं, बट जब भी कॉलेज में हमारी एंट्री होती थी एक अलग तरीके से होती थी। या मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, मैं भाई के कपड़े वड़े काट देता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यही बात बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी टाइम हो गया कि जो उस टाइम मेरे घर में एक बात चलती रहती थी कि यार हमारी फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मेरी माँ को काफ़ी एक पिन सा होता था, दर्द सा होता था, मेरी माँ नर्वस हो जाती थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं 10वीं तक वो पढ़े हुए हैं, और मेरी माँ का एक सपना था, वो मेरी माँ कई बार कहती थी अरे कोई पढ़ तो लो, कोई पढ़ तो लो। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में बर्डन रहता था, पढ़ने भी इंटरेस्ट रखना चाहता था, लेकिन मैं इस लाइन से भी भटना करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा एक्टिंग का एक अपना जुनून था, मैं कुछ करना चाहता था। लेकिन उस तरफ मेरी माँ का भी सपना मुझे लगता था कि मेरी माँ यार इतनी चाहती है कि मेरा कोई ना कोई बेटा पढ़े। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सपना था कि यार मैं मेरी माँ का भी सपना करूँ और अपना भी सपना पूरा करूँ। कॉलेज में जाता था, लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज में जब जाता था, लेकिन दिखने में मैं ऐसा लगता था कि अच्छे घर से है, लेकिन मैं काफ़ी गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन कभी ऐसा आपने शो नहीं होने दी। हाँ बस मैं देखो दोस्तों मैं एक बात औरों को भी कहना चाहूँगा, कभी आप अपने आप को कमज़ोर दिखा के अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, और किसी के आगे आप गिड़गिड़ा के ये नहीं दिखा सकते कि मैं भाई मैं मुझे गरीब हूँ मुझे भीख दे दो, नहीं। अगर आपने कुछ करना है तो बस एक ही करो कि अपने सपने को देखो कि मुझे वहाँ पे जाना है, बस, और वैसा रिएक्ट करो। हाँ आप वहाँ पे बस करना है। तो मेरा एक दोस्त है अब भी है, सोनू, देखो उसकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अब हम एक साथ नहीं मिल पाते कई बार, बट मेरा दोस्त होता था सोनू, तो वो और मैं कभी हम अक्सर ये सोचते थे कि हम एक जैसी ड्रेस डालें। तो मेरा हमेशा ब्लैक पैंट मेरी फेवरेट रही है, आज भी मैंने ब्लैक डाल रखी है, और जब भी मुझे आप किसी फंक्शन में देखोगे तो आज देखो भगवान की दया से आज मेरे पास इतने कपड़े कैद हैं कि मेरे दोस्त भी मेरे कपड़े डालते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि मैं कई दोस्तों के अपने कपड़े लेके शूटिंगों पे जाता था,
और भाइयों के पहले कपड़े भी काट देता था। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं अब इतनी लंबी कहानी है कि ख़त्म नहीं हो पाएगी। बाकी कॉलेज के टाइम में आपने पूछा तो मैं कॉलेज की बता देता हूँ। मेरा दोस्त सोनू था, हम दोनों इकट्ठे रहते थे, तो अक्सर एक जैसे कपड़े डालने की कोशिश करते थे और अक्सर लड़कियाँ हमारी इस चीज़ पे काफ़ी इम्प्रेस, हाँ लेकिन देखो ऐसा होता है कि आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब भी आपने सपने पूरे करने होते हैं ना, तो अपने जो टारगेट से ना, उस टारगेट से इधर उधर मत हो। जब भी आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाई होती हैं, और उस रास्ते पर चलते हुए लड़कियां बहुत बड़ी कठिनाइयां थी और मैं लड़कियों से उस टाइम बचता था। और लड़कियां आपके पीछे भागती हैं। हाँ, ये था कि देखो, कोई किसी लड़की का किस्सा है जो शेयर करना चाहें आप, जो मतलब पागल हो गई थी? देखो मतलब उसका नाम नहीं लूँगा मैं, ये कि भी मैं अब नाम दे दूँ ऐसा कुछ नहीं है, बट एक अच्छी लड़की थी जो एम नाम से उसका नाम शुरू होता था। काफ़ी मतलब वो लड़की, तो आपका नाम भी एम से शुरू होता है? हाँ वो मेरी अच्छी, मतलब मैं दोस्त नहीं कहूँगा वो कि भी हमारी दोस्ती थी या कुछ थी, बस हेलो हाय थी। बट वो लड़की मुझे काफ़ी लाइक करती थी और मैं भी वैसे लाइक करता था। उस लड़की का जो पर्सनालिटी थी या कुछ भी लगा लो, मुझे अच्छी लगती थी। और लाइन में मतलब देखो, किसी का एक सपना, वही वाली बात है कि होता है कि भाई मैं भी अच्छे मुकाम पे जाऊं। बस स्टार्टिंग से ये था कि अपने घर की औकात देख के मैं किसी लड़की से मतलब दूर ही रहता था। उस लड़की से मैं दूर क्यों रहता था कि मुझे पता है कि आज इस लड़की से मैं दोस्ती करूंगा तो इसको रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ेगा, घुमाना फिराना पड़ेगा, लेकिन मेरी जेब में इतना दम नहीं था कि मैं उसको घुमा सकूँ। बस मेरा यही रीज़न था, मैं उस लड़की से काफ़ी दूर रहा। वो मुझसे मतलब बोलना चाहती थी बट मैं उससे दूर रहता था। सिर्फ यही वजह थी कि मैं उस लड़की से बोल नहीं पाया, मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे। और कॉलेज टाइम में देखो आपको पता है कि जेब खर्च जो भी होता था, कई बार अपना किराया विराया बचाने के लिए मैं बसों में भी मतलब जिस तरह वो टाइम याद करते ना तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई बात नहीं सर, आज वो लड़की आपको देख रही होगी और वो देख के यही सोच रही होगी कि काश मैंने जाके उसमें प्रपोज किया होता तो आज कुछ और ही लाइफ होती। देखिए उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है कि मैं उसको इग्नोर करता रहता था। बस यही बात थी कि मैं अपनी जेब की तरफ देखता था अक्सर कि आज उनको पता लग गया कि आप भी उनको लाइक करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ये बात तो है। देखो अक्सर अब तो गाने वाने देख के कई बार ऐसी कॉलें भी आती हैं जो अक्सर लड़कियां घर पे मार पड़ने वाली है आपको। नहीं उसको पता है, मैं उसको बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे एक लाइफ में लड़की थी और शायद किसी की देखे दुआ ही होती है कि आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। हो सकता है वो आज मुझे देख रहे हैं, आज मुझे वो सुन रही होंगी, आज मुझे देख रही होंगी, तो अक्सर शायद वो भी कॉलेज के दिन याद कर रही होंगी कि ये मेरे भाई भी क्लासमेट था। तो ये चीज़ें होती रहती है लाइफ में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखो। सर अभी तक आपने अपनी वाइफ का एक बार भी नाम नहीं लिया और क्रश का इतनी बार नाम ले लिया, आपको क्या लगता है घर जाके क्या रिएक्शन होने वाला है? नहीं देखो मैं उनकी तारीफ कर चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनकी इतनी तारीफ की है, आपने सुना नहीं है शायद। मैंने ये कहा है कि मैं अपनी, सर आप बात बदल रहे हैं। देखिए मैं अपनी मिसेज को सलूट करता हूँ जो वो मुझे झेल रही है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सोनिया आपको सलूट है जो आप मुझे झेल रहे हो, और ये देखो इनकी बात मत सुनना क्योंकि हमारा जो प्यार है वो बिगड़ जाएगा। पड़ोसी की बातें पे मत जाना, ये समझा करो ये कॉलेज की बात जानबूझ के मतलब छेड़ रहे हैं कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं, बट मैंने आपको भी बता रखा है, इनको भी बता दूंगा, कोई फर्क नहीं। पता चल गया। और देखो आपने सही कहा, रियल में उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है, हर उस पे मतलब वो मेरा साथ देती रहती हैं। कई बार कौन, क्रश या वाइफ? नहीं मतलब उनसे तो देखो वाइफ तो वाइफ होती है क्योंकि हमें यार वो देखो सारा दिन काम करती है, वाइफ तो वाइफ होती है असली, और तो वो आपने ये बात कह दिया तो अभी लेटेस्ट से गाना मैं बनाऊंगा। आपने सही बताया, एक तरफ है घर वाली दूसरी तरफ बार वाली। थैंक यू सो मच, आपने ये कॉन्सेप्ट मुझे दिया। ये गाना मैं जरूर करूंगा दोस्तों। इस सॉन्ग की इन्वेंटर मैं हूं। हाँ मैं स्पेशली आपका नाम उसमें जरूर दूंगा। और देखो अभी आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं आप? हाँ आने वाले प्रोजेक्ट तो एक तो यही है, एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ, हाँ ये तो मैं करूंगा ही। अब आने वाले देखो कॉन्सेप्ट अक्सर क्या हो रहा है कि आजकल मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना तो वो चोरी पहले हो जाता है, बट मैं बताऊंगा। अगर मैंने आज नहीं बताया तो फिर शायद लेट हो जाऊंगा। अभी लेटेस्ट जल्दी ही एक फिल्म तैयार होने लग रही है हमारी, उसका नाम है बेटी हरियाणा की दबंग।
और उस फिल्म को मेरे भाई विजय ढाका जी हैं, सुंडाना गांव से हैं, उस फिल्म को वो करने जा रहे हैं। और मेरे पीठ पीछे उनका काफ़ी साथ रहता है। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होता हूँ तो वो मेरे मतलब भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, प्रोड्यूसर नहीं, वो मेरे भाई हैं और वो मेरा पूरा साथ देते हैं हर जगह पे। जब भी अभी पीछे मैंने एक मेरी अभी लेटेस्ट एक सॉन्ग चल रहा है सूट की कढ़ाई, उस दौरान भी मैं काफ़ी टूटा हुआ था क्योंकि पहले मेरा एक फेमस सॉन्ग रहा है हाय रे डॉक्टर ने। उसके बाद काफ़ी सॉन्ग आए, फ्लॉप भी हुए, अच्छे भी हुए, कई दोस्त आए, उन्होंने भी मतलब एक रहा है कि मैं उस टाइम पे अब टूट चुका था पीछे 5-6 महीने पहले। तो मेरे दोस्त भाई को, दोस्त को, कुछ भी कहो, विजय ढाका ने मेरा साथ दिया कि बोला मंजीत भाई एक गाना 2 गाने करो, एक मेरे लिए भी बनाओ और 1-2 गाना अपने लिए बनाओ। तो अभी लेटेस्ट एक मेरा गाना चल रहा है दोस्तों, सूट की कढ़ाई। मैं तो वो गाने के मैं 1-2 बोल आपको गुनगुना के सुना देता हूँ। रे छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मारे डालेगी, रे छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मारे डालेगी, काले काले हो, काले काले बाला की लंबाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मारे डालेगी। ये गाना मेरा भी लेटेस्ट आया है। और मेरे भाई का जो मैंने गाना किया था विजय ढाका का, उसके एक बोल हैं, छोरा ने मारेगा तेरा जींस टॉप रे, आज बिजली कित पड़े हिब हमने ना बेरा। ये गाना अभी उनका मैंने किया था और उसमें दोनों ही गाने अच्छे चल रहे हैं नेट पे। अभी सूट की कढ़ाई अच्छा हिट चल रहा है आप लोगों के प्यार से। तो वो गाना आपने नहीं देखा तो आप देखिए एक बार, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी और जींस टॉप। बिल्कुल सर, पूरी दुनिया अब इस सॉन्ग को देखने वाली है, वैसे ही प्रमोट कर दिया है आपने, तो डेफिनेटली देखेंगे सब। तो देखो काफ़ी खुशी मिलती है। अब काफ़ी समय बाद मेरा डॉक्टरी वाला गाना काफ़ी हिट रहा था और उसके बाद अभी मेरे को इस गाने ने एक दोबारा मुझे ज़िंदा कर दिया है। क्योंकि लोगों की सोच, मैंने जो हरियाणा में एक सोच है, आपको नहीं शायद पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, कई शागिर्द हैं मेरे। तो कईयों की सोच होती है कि जैसे भाई एक बार हरियाणा में कोई हिट होता तो दोबारा उसका टाइम नहीं आता। तो वो मैंने करके दिखा दिया दोस्तों। एक अभी हमारे पीछे काफ़ी सॉन्ग रहे हैं, हमारे करमवीर भाई जी का गानी रागनी थी पानी आड़ी पानी प्यादे। हरियाणा में एक प्रचलन चला हुआ है यार, ये तो गया ख़त्म हो गया, बस इसका ये गाना हो गया हिट, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे भाई का एक गाना आया था जान बांगरो, आनंद पांचाल का था गाना, हेरर मेरी जान बांगरो। तो लोग उसका वो काफ़ी हिट रहा था हमारे हरियाणा में, डीजे पे इतना बजता था। लेकिन उसके बाद वो टाइम गया तो सब कहने लगे यार ये भी गया, अब इसका ज़िंदगी में कभी हिट नहीं होगा। तो मेरा भी गाना आया हाय रे डॉक्टर ने, मैडम बैठ बलरो, मेरे विजय भाई का गाना था। तो लोग मतलब ये कहने, उनकी सोच थी कि भाई ये ज़िंदगी में अब दोबारा नहीं आएगा। जब मेरा डॉक्टरी वाला भी थोड़ा सा दबने लगा तो मेरे बारे में लोग, मेरे को सुनने मिलता था भाई मंजीत भाई अब आपके बारे में ऐसा कहने लग गए हैं, मंजीत भी गया, अब इसका भी टाइम नहीं आने वाला। लेकिन मैंने मेहनत की और मैं उन दोस्तों को, मेरे कलाकार साथियों को भी कहना चाहूँगा, भाइयों आप हिम्मत मत हारो। अब देखो मैं दोबारा दौर लेके आया हूँ, मेरा सूट की कढ़ाई दोबारा हिट हुआ है और आप भी मेहनत करो, जो लोगों की जुबान उसको बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो, आप भी दोबारा हिट होगे। बिल्कुल, हिम्मत है तो सब कुछ। बिल्कुल सर, आज हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो आप अपने साथी कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथी कलाकार मेरे काफ़ी अच्छे ही हैं सारे अभी लेटेस्ट। बाकी मैं सबसे बड़ी पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, मेरा शागिर्द है अजय हुड्डा। मतलब सागर तो आप समझते होंगे, या मतलब शिष्य कह सकते हैं, वैसे हमारे नॉर्मल हरियाणा में चेला बोल देते हैं। बट अजय हुड्डा को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उसने अपना आज नाम इतना मतलब चारों तरफ फैला दिया है कि मुझे भी कई बार खुशी मिलती है कि मंजीत भाई जो मतलब अजय हुड्डा है वो आपका शागिर्द है, आपका शिष्य है, हमने सुना है। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि उसके गाने चारों तरफ आज हरियाणा में बज रहे हैं। मासूम शर्मा है, मासूम शर्मा की कभी उनके बड़े भाई मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तो कई बार कहते थे यार मेरा छोटा भाई है जो आज मासूम शर्मा है। तो मुझे कई बार कॉलेज लाइफ में कहते थे मंजीत भाई मेरा छोटा भाई, उसको काफ़ी शौक है इस लाइन में आने का, तो यार उसका कुछ करो ना। तो मैं कहता था यार मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ स्टूडियो में भेज देना, तो कुछ होगा तो कर देंगे। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मासूम शर्मा को भाई मैंने कामयाब कर दिया या अजय हुड्डा को मैंने कामयाब कर दिया या किसी और को मैंने कामयाब कर दिया, नहीं। मासूम शर्मा, मुझे खुशी मिलती है कि कई लोगों की मेरे से शुरुआत हुई है तो वो आज हिट हैं।
मासूम की मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। जब वो मतलब छोटा सा होता था, पतला सा होता, कुर्ते पजामे में आया था स्टूडियो में, उसके भाई ने भेजा था मेरे साथ, और आज जब उसका नाम सुनता हूँ चारों तरफ, मासूम शर्मा, तो काफ़ी खुशी होती है यार। एक छोटा सा लड़का जो जिसकी मेरे साथ मतलब इंटरव्यू हुई थी, और आज वो स्टार हरियाणा का अजय हुड्डा स्टार है। अभी एक गाना कल ही अपने यहाँ पे पार्टी थी, साड़ी में पटोला, मोनू जादपुरिया, वो मैंने ही डायरेक्शन वगैरह किया, उसकी भी शुरुआत जैसे भी एज ए मॉडलिंग में मेरे से ही हुई है, वो भी हिट है। तो काफ़ी खुशी होती है कि जैसे कि कई कलाकार मेरे भाई अब आगे बढ़ने लग रहे हैं, तो उनको देख के जिनकी मेरे से शुरुआत हुई है काफ़ी खुशी मिलती है। और बहुत सारे कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं, आज अच्छी वीडियो होने लगी। एक टाइम था कि एक दिन में 8-8 गाने हम लपेट देते थे, चलो भाई ये बजट नहीं होता था, लेकिन आज हरियाणा एक प्रोग्रेस पे है। हरियाणा में पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा बजते थे। हमें चिढ़ नहीं है कि पंजाबी गाने यहाँ बजते, वो भी हमारा मतलब पंजाबी हमारा जो भी प्रांत मतलब भारत ही हमारा है। और लेकिन हमें अब ये खुशी है कि हमारे हरियाणा के जो गीत हैं वो आज हमारे हरियाणा में बजने लगे हैं। और बाहर का कोई गीत जैसे हिंदी गाना, हमारी देखो मातृभाषा है मतलब ये हिंदी है, लेकिन हमें देखो अपनी जो भाषा है हरियाणवी भाषा, वो गाना आज डीजे बजता सुनता है तो काफ़ी खुशी मिलती है। मंजीत जी, हमने सुना है कि एक लड़की आपके पीछे पीछे भाग कर आ गई थी अपने घर से, क्या सीन था वो? अरे ये सच बताना, ये क्वेश्चन आपको किसी ने बताया मेरे बारे में? बस उड़ते 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 खबर आ गई। देखिए मैं उनको भागते भागते नहीं कहूँगा। वो लड़की देखो, मैं टी सीरीज में एज ए मॉडल था उस टाइम पे, ये शायद 2006-7-8 के बीच की बात है। कोई लड़की थी शूटिंग के लिए, जिस तरह कोई लड़की भाई उसको मैं काफ़ी मतलब मुझे वो लाइक करने लगी थी। और जैसे नॉर्मली मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त का नंबर लिया और मुझे नहीं पता उसने कहाँ से नंबर मिला। उसके फ़ोन पे फ़ोन आया और बोले मुझे मंजीत से बात करनी है। मैं बोला भाई मंजीत से? वो मेरे पास आया, भाई किसी लड़की का फ़ोन आया है बात कर। मैं ठीक है, मैंने बात की। नहीं लड्डू तो देखो लड्डू तो फूटे थे, लेकिन उन लड्डुओं को मैंने तोड़ दिया, मैंने खाए नहीं। क्योंकि देखो वो उस टाइम एक मेरा टारगेट था, मेरे गुरुजी ने एक ही बात की थी, बेटा शादी हो चुकी थी? नहीं शादी नहीं हुई थी उस टाइम। देखो लड़की, मेरे गुरुजी ने एक ही बात की थी, बेटा अगर कामयाब होना आना तो एक तो दारू और एक लड़की, इन दोनों से बच जाना। जो आपके कामयाबी के कदम उनको कोई नहीं रोक सकता। और शायद मैं आज यहाँ पे आपके पास बैठा हूँ, शायद वो चीज़ें मैंने इग्नोर की तो यहाँ बैठा हूँ। तो उस लड़की को भागना नहीं कह सकते आप। वो लड़की मेरी एक फ़ैन थी, उसने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से निकाला, कहाँ से नहीं मुझे नहीं पता। उसने नंबर मेरे दोस्त के पास किया, मेरे दोस्त के पास 2-3 बार उसने फ़ोन किया। शाम को मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने 1 महीने पहले ही वो फ़ोन लिया था, टाटा का नंबर था, जो आज भी मेरे पास है। संभाल के रखा है आपने निशानी? नहीं निशानी के तौर पे नहीं, क्योंकि उस दौरान वो 15 दिन पहले वो फ़ोन लेके आया था, और वो फ़ोन पे बार बार कॉल आ रहे थे। तो शाम को 9:30 बजे मेरे पास आया, बोला भाई ये पकड़ फ़ोन और मेरे पैसे दे देना भाई, इस पे तेरे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, मेरे एक भी नहीं आ रहा। बोला ये फ़ोन पकड़ और मेरे पैसे दे देना, मुझे नहीं पता कभी दे देना, और ये नंबर अपने पास रख। तो उस दौरान वो नंबर आज भी मेरे पास है। वो लड़की मतलब उसको मेरी बात हुई तो वो बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं बोला क्यों मिलना चाहते हो? बोला मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बोला यार हाँ डायरेक्ट। तो मैं बोला यार शादी ऐसे नहीं होती, शादी कोई खेल थोड़ी है कि शादी नहीं। बोला मैं आपके घर पे आना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं पता उसके मतलब क्या था। वो फिलहाल अभी इंग्लैंड में है, क्योंकि उस दौरान इंग्लैंड में चली गई थी वो लड़की, मैंने मना कर दिया था शादी के लिए। वो लड़की इतनी पागल थी कि आहिस्ता मतलब उसने मेरा वो किया और उसने पता कर लिया कि आपका कौन सा गांव है, क्या है, ये है वो है। मैं बोला भाई मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ पर ही हो? हाँ मैं नहीं फ़ोन नहीं कर सकता, कुछ भी लगा लो। वो फ़ोन मेरा दोस्त मुझे फेंक के चलेगा, मुझे झेलना पड़ रहा था। तो उससे बात होती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो भाग के आई थी, कि देखो किसी की रिस्पेक्ट करो, ऐसे नहीं कि वो भाग के आ गई थी। हाँ उसने पता नहीं वो मेरी मतलब जो मुझे चीज़ें पसंद थी वो मेरे से पूछती गई वैसे ही कि आपको क्या पसंद है। मैं बोला मुझे ब्लैक पैंट पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो गिफ्ट देती होगी? नहीं गिफ्ट नहीं, उसने वो खरीदती गई। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ज़िंदगी में मुझे ये दिन इस वजह से याद है कि उसने 9 घंटे तक फ़ोन को ऑन रखा। मुझे नहीं पता उसने क्या चार्जिंग लगाया, क्या किया, मेरे से बात करती रही। और जब भी कुछ खरीदना था ना तो वो होल्ड कर देती थी। और मेरे को स्पेशली एक बात बोली थी कि आपने फ़ोन नहीं काटना, आपने अपनी मम्मी की कसम जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैं फ़ोन काटता नहीं था उस टाइम, कसमों का काफ़ी वो रहता था, तो मैं फ़ोन नहीं काटता था। सर वो ऐसे कर रहे थे ना क्रंची? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मेरे को कसम दे रही थी बार बार कि आपने फ़ोन नहीं काटना। मैं तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो वहाँ से चली थी बठिंडा से, और मुझे नहीं पता वो मैं जो चीज़ बोल रहा था वो खरीदती गई और मतलब क्या चीज़ है। और
वो आहिस्ता 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 मतलब रात को वो चलती रही। मुझे स्पेशली बोला जब रात के 11:30-12 बज गए, बोला मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी माँ भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरे को काट देंगे और गांव को पता चल जाए, अच्छा छोरी से बतला हुआ है तो ना मैं बताऊंगा तड़के उठ ले। तो हमारे मतलब होता है गाँव में। मैं बोला यार मैं नहीं बात कर सकता, सुबह बात करूंगा। बोले नहीं मुझे तो बात करनी है, कहीं पे भी जाओ कहीं पे। तो मैं वहाँ से निकला चुप चुप के। तो मेरे गांव के बाहर भी पीछे एक पार्क बना था, देवीलाल पार्क बना था, वहाँ पहले शमशान घाट था। तो शमशान घाट पहुंच गए आप? अरे क्या करूं, वो कुत्ते भी भौंक रहे थे। कसम इतनी वैल्यू थी क्या करें, मैं माँ की कसम देती और माँ से बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता। माँ तो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, आज मैं यहाँ बैठा तो मेरी माँ की वजह से। अगर वो मुझे जन्म नहीं देते तो मैं आपके पास कैसे होता। तो उससे बढ़कर आज भी मेरे लिए कुछ नहीं है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उस टाइम माँ की उन्होंने कसम दी, मैं गया वहाँ पे तो वो मेरे को बोली कहाँ हूँ मैं शमशान घाट में। बोला आप अपना काम बताओ। और वो काम पूछते पूछते बात करते 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 वो मुझे बीच बीच में बोल रही मैं हिसार पहुँच गई, मैं महम पहुँच गई, मैं हासी पहुँच गई। तो मुझे लग रहा था यार ये मैं मासी हिसार तो ऐसे हम बोलते रहते, बस वाले बोलते रहते, जीप वाले बोलते मैं मासी हिसार वाले बोलते रहते हैं, मैं ऐसे याद कर रखा होगा। लेकिन जब वो मेरे गाँव से 2 गाँव दूर थी ना, तो मैं 5 बज गए उस टाइम, 5:30 और 5 का मुझे जिम मारने का शौक था। मैं वहाँ से उठा पार्क से और मैं सीधा जिम की तरफ चल पड़ा। जिम में मैंने 2-4 मिनट जब तक खुला मैंने बात की, फिर जिम में बैठ कर मशीन पे बैठ गया तो फिर फ़ोन आया, हाँ जी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। माँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, मैंने रसगुल्ले ला रखे आपके लिए, कोई बात नहीं मैं आपको खिलाऊंगा। मैं सोचा यार मजाक कर रही है। तो जब सुबह सुबह 6 बजकर कुछ मिनट हुई थी तो वो मेरे मतलब उससे थोड़ा सा पहले गाँव के पास एक मंदिर आता है श्याम जी मंदिर, उसने बोला मैं श्याम जी मंदिर के पास पहुँच गई हूँ। मैं एकदम मशीन से खड़ा हुआ और मैं बोला यार ये क्या हो गया, यार ये श्याम जी मंदिर तो एक तोते का उठ गया, मैं उठ गया। मैं बोला यार मेरे को बेचैनी होगी मेरे, मैं यार क्या करूं, मतलब अजीब सा। मैं यार अब तक मजाक तो नहीं कर रही हो, सच्ची बताओ। अरे आपकी कसम मम्मी कसम मैं आपके यहाँ पहुंच गई हूँ रियली। पहुंच गई थी मैं जिम से भाग लिया। मैं भागा फ़ोन पे, बोला फ़ोन नहीं काटना। मैं ठीक है, मैं रोड आता गया और मैं पहुंचा वहाँ पे। तो बोली उसका फिर बोले मंजीत कहाँ हो आप। मैं बोला मैं यहीं हूँ, बताओ आप कहाँ हो। बोला मैं हूँ ऐसे करके। उसने देखा कि मेरे गांव में बैंक था, ग्रामीण बैंक। बोली मैं ग्रामीण बैंक आर्य समाज मंदिर के पास हूँ। मेरे तोते उठ गए, बोला वो तेरी गई तो आ गई। अरे मेरे मतलब शरीर में जान नहीं थी, मैंने देखी गाड़ी, वो तेरी गए गाड़ी रुकी हुई है। हाँ बोला फिर वो फिर बोलती है देख मुझे दिखाई दे रहे हो, आपने वाइट कुर्ता पजामा डाल रखा है और आप सामने से आने लग रहे हो। मैं बोला तेरी के, मैंने देखा मैं तेरी के तो आ गई भाई। फिर वो मैंने देखा खिड़की में से निकली। मैं मतलब मेरे शरीर में जान नहीं थी, मतलब मैं उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैं इसको कहाँ बिठाऊंगा, क्योंकि मेरी पारिवारिक हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसको बिठा सकूं। लेकिन मैं बोला यार, लेकिन कोई देखो मेहमान आए हुए कि मैं कभी दुत्कारता नहीं, मैं उसको बाइज्जत अपने घर पे लेके गया। वो मुझे डर लगा। एक बात और बताऊंगा, वो जैसे रोड पे बाहर निकली ना गाड़ी से निकल के, और मतलब उसने सोचा यार शहर है, और मैं जिस तरह उसके पास गया ना तो मुझे गले लगाने लगी। मैं बोला वही दूर 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 यार। तो वो चीज़ें याद आती हैं। फिर उनको घर पे लेके गया, मैंने काफ़ी रिस्पेक्ट की उनकी। मुझे वो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए लेके आई थी, वॉच शूज़ वगैरह पैंट शर्ट सब कुछ लेके आई थी मेरे लिए। लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट आपने अपने भाइयों को दिखा के चिढ़ाया होगा? नहीं चिढ़ाया नहीं मैंने। सुनो मेरी बात, मैंने अभी सीरियस बताता हूँ, मैंने एक्सेप्ट नहीं की चीज़ें, क्योंकि मेरी देने की औकात नहीं तो मैं ले भी नहीं सकता था। तो मैंने वो चीज़ें उनको वापस कर दी। लेकिन मेरी माँ की सोल और आज भी मेरे घर में गणेश की मूर्ति है, वो दोनों चीज़ें मैंने रखी थी उनकी। और वो मेरी माँ का जो सोल लेके आई थी आज वो मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी दिल से लेके आई हुई थी और वो चीज़ें मैंने रखी थी। और फिर वो थी चीज़ें दे के फिर मैंने उसको जो भी मेरे लिए कपड़े शूज़ वगैरह लेके आई थी तो मैंने उसको वापस कर दी थी। वो उसके दिल में काफ़ी और भी मतलब मेरे लिए आया। फिर भी उसके फ़ोन आए, मुझे वो इंग्लैंड ले जाने के लिए भी तैयार थी। आज वो फ़िलहाल इंग्लैंड में है। तो जब वो गई थी, जब भी उसने बताया भी था मैं इंग्लैंड जाने लग रही हूँ मंजीत, और जब भी मुझे किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। तो 1-2 बार बीच में कॉल भी आए थे शादी से पहले, बट नहीं मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक भी और डर लगने लग रहा था कि भाई कल को मैं यहाँ से चला जाऊँ, मेरी माँ बाप भाइयों से दूर चला जाऊँगा, मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा। तो मैं इस करके इग्नोर करता रहता था। बाकी बहुत अच्छी लड़की थी, आज भी मैं उनको याद करता हूँ। अगर वो मुझे देख रही है सुन रही है, मतलब नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी उनका कोई लाइफ पार्टनर उनको मिल चुका होगा, बट मैं उनको आज भी याद रखता हूँ। सर हाल ही में एक विजय वर्मा जी की मूवी आई थी, क्या नाम है उसका? फाइटर। हाँ, उसके लिए भी आपने काफ़ी प्रमोशन किया, तो किसी और कलाकार के लिए आप प्रमोशन कर रहे हैं, इतना बड़ा दिल सर आपका।
अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैं दोस्तों खुली किताब हूँ, जो पढ़ना चाहे पढ़ लो। अभी देखो, वो मैंने उसके लिए नहीं, अपने हरियाणी जो हरियाणवी भाषा है, अपनी बोली है, अपना कल्चर, उसके लिए मैंने प्रमोशन किया भाई। और विजय वर्मा मेरा काफ़ी अच्छा क्लोज, मतलब मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, मतलब इसी तरीके से। और हम सभी कलाकार भाई काफी हैं। अच्छे आर्टिस्ट भी हैं वो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और देखो मैंने क्या प्रमोशन करना है कि भाई वो फिल्म मैंने अपनी फिल्म समझ के मैंने प्रमोशन किया है, और भगवान की दया से वो फिल्म अच्छी हिट हुई है। सर 26 जनवरी को आपकी एक मूवी आ रही है हम्म, परमवीर चक्र, हम्म। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, ये परमवीर चक्कर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सिसाना गांव में जो एक परमवीर चक्कर आया था, जो जिंदे जागते थे उनको मिला था। ऑल इंडिया में ये रिकॉर्ड है, और उन्हीं के ऊपर आधारित ये फिल्म है, और बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को आप थिएटर पे देखने जाओगे, 26 जनवरी को ये फिल्म लगनी है 2016 में। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, उसमें हर चीज़ दिखा रखी है कि एक परिवार में एक फ़ौजी बनने से पहले मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फ़ौजी ऐसे नहीं बना जाता। और वहाँ बॉर्डर पे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितना वो करना पड़ता है। अब हम जैसे यहाँ पे सेफ बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा राज है। अब हमारा इंटरव्यू चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई दिवाली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक फ़ौजी के पीछे कितना मतलब वो होता है, दर्द होता है। तकलीफ है, दर्द वो है। हमारे लिए वहाँ पे फौज में मतलब बर्फ़ में पड़ा है, कोई कोई रेगिस्तान में पड़ा है, तो तपती धूप में पड़ा है, कहीं बर्फ़ में पड़े हैं, कहीं पानी को झेल रहे हैं, कहीं नागालैंड में पड़े हैं। उनके दर्द देखो, और उन्हीं चीज़ों को, उस दर्द को देखते हुए हमने ये परमवीर चक्कर, मेहर सिंह जी ने ये फिल्म तैयार की है। वो रिटायर्ड हैं सूबेदार मेहर सिंह जी हैं, वो खुद फौजी हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है। उनके अंदर कितना दर्द था, वो दर्द उन्होंने निकाला एक फिल्म के माध्यम से। और दोस्तों मैं कहूँगा 26 जनवरी को ये फिल्म लगने जा रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ज़रूर फिल्म देखने जाएं। आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, और आपको पता चलेगा एक फ़ौजी कितना दर्द झेलता है बॉर्डर पे, और हम इतने यहाँ पे मतलब खुशियाँ मनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हम खुश हैं सिर्फ फौजियों की वजह से, और उन फौजियों की फिल्म देखने ज़रूर जाना। बिल्कुल सर। तो सुना आपने 26 जनवरी को रिलीज हो रही है परमवीर चक्र, देखने जरूर जाइएगा। सर अब जाते जाते 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। देखो, संदेश में है कि दोस्तों एक बात ही कहना चाहूँगा, आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक तो भ्रूण हत्या, बलात्कार, गौ हत्या। दोस्तों देखो, अगर लड़की पैदा नहीं होगी तो कहाँ से वंश बेल चलेगी। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा यारो, अभी आपको अगर ज़्यादा आप ये सोचते हो कि ये हीरो, तो इनको कहना आसान होता है, लेकिन अपने घर में करके दिखाओ। मेरे बड़े भाई की 3 लड़कियाँ हैं, लड़का नहीं है। और मैं आज भी अपने भाई को एक ही बात बोलता हूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, आप अगर एक देखो, सबकी एक इच्छा होती है कि भाई हमारा भी एक बेटा होना चाहिए। बट आज भी मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई आप चिंता मत करो, जो बड़ी लड़की है उसको मैंने गोद ले रखा है। और दूसरी बात, आज भी मैं अपने भाई को ये कहता हूँ, और मेरा गांव राम है पूरा, आपकी रिश्तेदारी भी हो सकती है, सब कुछ हो, मेरे गांव में फ़ोन कर लेना कि मेरे भाई के 3 लड़कियां हो चुकी हैं। और आज भी मैं उसको ये बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको अगर लड़के की इच्छा है, और जब तक लड़का नहीं होता ना, जितनी भी लड़की होती रहे, आप चिंता मत करो, हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ा संदेश मेरा ये है। और भाइयों देखो, सबकी वो बेटियाँ एक जैसी होती हैं, उनको एक इज्जत की नज़र से देखो, और कभी भी गलत संगति में मत पड़ो। और भ्रूण हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ पे मैंने सुनने में आता है कि गौ हत्या सबसे ज़्यादा हो रही है। तो मैं एक ही बात कहूँगा भाइयों, गौ की रक्षा करो, गौ माता की पहली रोटी निकालते हैं, तो उसी तरीके से उसकी इज्जत भी करो। कि जो रोडों पे पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी गौ माता धक्के खाती फिर रही है, जिसके घर में अगर जंग है बांधने की, तो गौ माता को बांधो और उसकी सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा यही है। राम राम। सर अब आखिरी में 2 लाइनें हमारे चैनल फन जूस फॉर ऑल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, फन जूस चैनल का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो हम जैसे आर्टिस्टों को ऊंचे लेवल पे, हरियाणा के अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए फन जूस चैनल इतनी मेहनत कर रहा है, जो हमारे जैसे आर्टिस्टों को यहाँ पे एक मंच दे रहा है, जो रूबरू करवाने का, पब्लिक तक हमारा संदेश पहुँचाने के लिए फन जूस इतनी मेहनत कर रहा है। तो उनसे मैं दिल से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा फन जूस चैनल, कि आप लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, और आप आगे भी ऐसा कुछ करते रहिए। हम आर्टिस्ट सदैव आपके साथ रहेंगे। ये थे मंजीत पांचाल जी, जिनसे आज हम रूबरू हुए हैं। अब अगले एपिसोड में एक नए स्टार के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।
Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. फन जूस एंटरटेनमेंट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।